हेलो बच्चों, आप लोग शायद मुझे जानते ही होंगे। मैं अनीस अहमद, और अनीस अहमद के नाम से तो नहीं, लेकिन अनीस सर के नाम से जानते हैं। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बच्चों से जो है केमिस्ट्री के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि हमने सुना है कि भाई कुछ बच्चे हमारे जो है बेचारे वो बहुत कंफ्यूज हैं केमिस्ट्री के अंदर, और वो चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री को एक बार पढ़कर जो है उसको याद कर लिया जाए। देखिए, ऐसा तो कोई टॉनिक नहीं है कि आपने उसको एक बार पढ़ लिया और वो जो है आपके याद हो गया। ऐसा हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हमने किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया और याद हो गया। उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन समझकर। अगर हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो वो हमारे लिए थोड़ी देर तो याद रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए कुदरत ने हमारे माइंड को भी दो प्रकार का बनाया है। एक सेरेब्रम होता है और एक सेरेबेलम होता है। सेरेब्रम में हम समझ तो जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन उसे थोड़े दिन के बाद हम भूल जाते हैं। कारण है कि वो चीज़ हमने समझकर नहीं पढ़ी और ना ही समझकर हमने उसको याद किया है। केमिस्ट्री जो है वो एक याद करने का या रटने का सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने का है। यदि हम केमिस्ट्री को समझेंगे नहीं तो इससे हार्ड सब्जेक्ट कोई नहीं है, और अगर हम इसको समझ जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। बस एक हवा बना रखा है कि यार केमिस्ट्री है, हम उसको रात को याद करते हैं और सुबह को वो दिमाग से निकल जाती है। ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है थोड़ा सा जो है हमको बेसिक सीखना पड़ता है। थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री, यानी जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो चीज़ हमको पहले पढ़नी पड़ती है। और अगर हम बेसिक को शुरू में ही पढ़ लेते हैं तभी जो है हमारे समझ में केमिस्ट्री समझ में आती है। ये नहीं कि भाई पहला चैप्टर हमने शुरू किया और हम उसको पढ़ाने लगे तो कहने लगे सर समझ में तो हमारे आ नहीं रहा, अब हम कैसे करें। लेकिन हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या ज़रूरी है, तो देखिए हम शुरू करते हैं अब केमिस्ट्री। आप ध्यान दीजिएंगे। रसायन विज्ञान हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिस्ट्री वैसे तो कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं कि भाई जो रसायन विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, आपने सुना होगा, ये तो एक इसका कंप्लीट नेम हो गया कि भाई रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री होती है जो हमारी बाहर की बात को भी, अंदर की बात को भी, और अंदर की बात में क्या और अंदर है जो इसके बारे में बताए कि उसका जो है संरचना कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, वो किस तरह का हमको दिखाई दे रहा है। ये सब केमिस्ट्री ही बताती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री से जो है हर चीज़ केमिस्ट्री से बनी हुई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केमिस्ट्री से ना बनी हुई हो। अगर हम कहें कि भाई जीवन की जो संरचना है, यानी ज़िंदगी की शुरुआत है, अगर हम इसकी शुरुआत को देखें, अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो भी जो है हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में केमिस्ट्री आ गई। ठीक है। और अगर इस ऑक्सीजन के साथ अगर पानी ना हो, यानी H2O ना हो, तो भी हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब कुदरत ने दुनिया को बनाया तो सबसे पहले उसने ऑक्सीजन और यानी वाटर को पैदा किया। समझ में आई बात? उसके बाद जो है, एकदम नहीं आएंगे हम टॉपिक पर, पहले आपको छोटी छोटी बातें को समझना होगा। रसायन विज्ञान का सबसे पहला है आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी जिसमें कार्बन ना हो, उसको बोलेंगे हम अकार्बनिक रसायन। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा नमक, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, अब वो NaCl होता है, इसमें कहीं कार्बन नहीं है।
आप ये मत सोचना कि भाई Cl के साथ ये C आ रहा है जिसमें कार्बन है। ये Cl अपने आप में एक तत्व है जिसको हम क्लोराइड बोलते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई इसको क्लोराइड क्यों बोला है, इसको क्लोरीन क्यों बोला है, इसको Cl माइनस को क्लोराइड आयन क्यों बोला है, इसको भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको सस्पेंस में रखो आप, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन का मतलब हुआ कि जिसके अंदर कार्बन ना हो, यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कार्बन ना हो। फिर उसके बाद आता है आपका नंबर दूसरे पे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और एक इन दोनों से हटकर एक केमिस्ट्री और है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। अब ये भौतिक रसायन क्या है, जिसके अंदर भौतिक भी बताया जाए, यानी उसका आकार, बाहरी रूप भी बताया जाए, और फिर उसके अंदर की बात भी बताया जाए कि ये कैसे हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये एक मार्कर है, तो जब तक ये एक मार्कर है तब तक ये भौतिक है, और अगर मैं इसको खोल के दिखाने लगूँ और इसके अंदर जो इंक है, अब वो केमिस्ट्री हो गई। तो यानी जब हम इस पूरे पेन के बारे में बताएं कि कैसे बना, इसके अंदर जो इंक है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, वो इंक किस किस पदार्थ से मिल के बनी है, क्या क्या उसके अंदर जो है तत्व है, ये फिर हमारा हो जाता है रसायन। तो इन दोनों को मिला के हो गया भौतिक रसायन, ठीक है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बनिक रसायन को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और इसको जो है आप क्या बोलते हैं कार्बनिक को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन चाहे वो हमारी कार्बनिक रसायन हो, चाहे वो हमारी भौतिक रसायन हो, उससे पहले हमें अकार्बनिक को समझना पड़ता है। और उसके लिए जो है आपको क्या पढ़ना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि हमारी जो केमिस्ट्री के अंदर जो शुरुआत हुई है वो किस तरह से हुई है और क्या हुआ है, किस बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना। देखो आपको पता है अणु, अणु का मतलब हो गया मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स, अणु। अब अणु ये नहीं है कि भाई हमने हाइड्रोजन आपके सामने लिख दिया और आप कहने लगे कि ये अणु है, नहीं, अणु कभी भी अकेला नहीं होगा। परमाणु हमेशा अकेला होता है, परमाणु हमेशा अकेला होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसको या तो हम तत्व बोलेंगे या फिर हम इसको परमाणु बोलेंगे। अब बात, एक वर्ड बोला मैंने अभी आपको, तत्व। आप कहेंगे कि यार तत्व क्या है। तत्व का मतलब हो गया इसका ओरिजिनल रूप, यानी किसी का भी, जैसे हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन का जो ओरिजिनल रूप है वो तत्व है, यानी जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होगा और उसमें कोई नहीं होगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को तोड़ेंगे भी ना, छोटे छोटे कणों में भी तोड़ेंगे, तो हर एक पार्टिकल के अंदर, यानी हर एक कण के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे हम इसका पाउडर ही क्यों ना बना दे, तो यानी उसमें भी जो है एक हाइड्रोजन होगा। यानी परमाणु को आप तोड़ सकते हैं। और एक ध्यान और रखना है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जब तक आप अकेले हो, मान लीजिए आप अकेले हो, तो आपके साथ कोई भी रिएक्शन कर सकता है, आप फ्री नहीं हो। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिखाई दिया, हो सकता है दीवाने हो जाए दोनों, H2O बना दे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके कहीं कार्बन घूम रहा है, यहाँ पर पता लगा कार्बन ने जो है हाइड्रोजन से जो है मोहब्बत करी, तो हो सकता है वो CH4 बना दे। तो यानी अब ये दोनों अकेले अकेले हैं, तभी तो जो है इनको कहा कि भाई परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं होते। हाँ, अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि भाई जो H2 है और कार्बन की उसके पास घूम रहा है, ऑक्सीजन भी उसके पास घूम रहा है, तो अब ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन इसके साथ रिएक्शन करने के लिए सोचेंगे। कारण है क्योंकि ये अणु के रूप में है और ये परमाणु के रूप में है। ये तो अभी दीवाने हैं, लेकिन ये दीवाना नहीं है। कारण, अगर मान लीजिए H2 है और लेकिन ऑक्सीजन कह रहा है कि यार मैं तो इससे रिएक्शन करना चाहता हूं,
तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अणु को तोड़ना पड़ेगा परमाणु में। अब वो जब टूट गए वो फिर फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो कोई भी जो है तत्व यहाँ पर घूम रहे होंगे वो इससे रिएक्शन कर लेंगे, और वो कुछ भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन ने इसके साथ किया तो हो सकता है H2O बना दे, और अगर मान लीजिए कार्बन ने इसके साथ अब किया तो हो सकता है CH4 बना दे, हो सकता है C2H6 बना दे, ठीक है, हो सकता है C3H8 बना दे, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन बना दे। ये अब क्या बन गए, अब ये यौगिक बन गए। समझ में आई बात। तो अभी तो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं कि भाई जो है वो कैसे हमको करना है। अब उसके बाद आती है, आप अणु के बारे में समझ गए कि भाई अणु कभी भी अकेला नहीं होता। अब उसके बाद आती है परमाणु की बात। परमाणु क्या है, यानी जो अणु है वो किससे मिलके बना, परमाणु से, और परमाणु किससे मिलके बना, कण से, और वो कण कौन है जिनसे परमाणु बना है यानी फिर अणु बना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दुनिया की शुरुआत होती है तो पहले छोटी चीज़ को बनाया जाता है। यानी जैसे आप देख रहे हो इंसान को पैदा किया बहुत छोटा होता है, फिर उससे जो है थोड़ा होगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, उससे जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये नहीं अगर मान लीजिए होने लगा कि भाई हर इंसान की जो है वो लंबाई बढ़ रही है, तो पता लगा कि 50 साल में तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहीं पर आकर जो है वो उदासीन हो जाता है। जैसे अणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब जो है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर वो कोई इससे रिएक्शन करना चाहेगा भी तो हमको उसको परमाणु बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कण है उसमें एक प्रोटॉन है और उसमें एक न्यूट्रॉन है और एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी प्रोटॉन किससे शुरू हो रहा है, पी से। पी मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। यानी न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता और इस पर प्लस होता है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है कि भाई ये जो आपके कण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अगर ये मान लीजिए शुरुआत करने लगे तो शुरू कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे भाई। मान लीजिए इन कणों से हमको परमाणु बनाना है, परमाणु से फिर अणु बनाना है, लेकिन इनका रहने का तरीका, इनका जो है चलने का तरीका वो कैसे होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। कैसे, देखिए सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी तो आपको पता होना चाहिए कोश। कोश क्या है, यानी सेल। सेल क्या है, कोश, ठीक है। तो कोश हमारे क्या होते हैं, KLMN, ये जो है डैश 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 चलते रहते हैं। और उसके बाद आता है फिर आपका उपकोश, और उपकोश का मतलब होता है आपका जैसे SPDF, और ध्यान रखना ये स्मॉल में होने चाहिए, ये कैपिटल में होने चाहिए और ये स्मॉल में होने चाहिए। अब बात आती है उपकोश, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, सब सेल, SUB, सब सेल, सब सेल, ठीक है। यानी जहां पर को उपकोश का मतलब क्या होता है, यानी SPDF, यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर कितने होते हैं ये फिक्स किया कुदरत ने, और ये आपके कोश होते हैं। अब इनको दिखाते कैसे हैं हम, जैसे ये आपका नाभिक हो गया जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अंदर जो कण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो घर है वो नाभिक है। क्या है वो नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, यानी जिनको हम कोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, कोश बोलते हैं। जैसे ये पहला आपका K, फिर ये L, फिर ये M, और फिर ये N, और ये O, ऐसे चला जाएगा। पता लगा कि भाई हमारे Z पे जाके ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही K से करी है, तो इनको हम जो है नंबर भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर ख़त्म होते ही नहीं है। चाहे कितनी बड़ी केमिस्ट्री हो जाए नंबर ख़त्म होने के नहीं, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ता है हमें Z पे जाके वो ख़त्म हो सकते हैं, तो इसलिए इनको नंबर भी दिया है। अब उसके बाद आती है फिर हमारे उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि किस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये फिक्स है।
एस के अंदर अब हम जो है आपके अंदर क्या हो जाते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो है आपके डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मान लीजिए हमें पता लग गया कि भाई एस के 2 है, पी के 6 हैं, डी के जो है 10 हैं और एफ के 14 हैं, तो इनका अरेंजमेंट कैसे है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, उनको बोलते हैं बेटा हम कक्षक यानी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल यानी कक्षक। आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ऑर्बिटल यानी कक्षक किसे बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछे, एक सवाल पूछ ले जाए कि हम पूछे आपसे कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ मिलेंगे, अब आप सोचेंगे जी उसके घर मिलेंगे, उसके घर मिलेंगे, या आप ये सोचेंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर आपको बच्चे देखने, स्कूल में पहुंच जाओ ना, आप किसी स्कूल में पहुंच जाओ, वहाँ बच्चे बच्चे मिलेंगे। आपने कहने लगे कि जी फिर बच्चे तो मिल जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि स्कूल में जाके बच्चों का अरेंजमेंट होता है, क्लास बनी हुई होती है, सेक्शन बने हुए होते हैं, आप वहाँ जाके मिल लो। तो यहाँ पर जो है इसी तरह का ऑर्बिटल है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब ऑर्बिटल आगे बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब देखो आगे, अभी बोर मत होना क्योंकि अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है। अब ये नहीं है कि भाई आप किसी बारात में गए और जाके बस एकदम आपने प्लेट उठाई और खाना शुरू कर दिया। पहले सोचना पड़ता है भाई, अगर आप बिना कार्ड वाले हुए फिर पकड़े जाओगे, वहाँ दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, इसलिए थोड़ा तमीज़ के साथ। अब अभी हमने आपको बताया कि जो उपकोष होते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। उपकोष यानी जिसको हमने सब सेल कहा, क्या कहा? सब सेल कहा। और इसके अंदर जो है कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। और हम आपको ये भी बताएंगे कि एस, पी, डी, एफ ही क्यों लिया गया है, ये भी बताएंगे हम आपको। अब इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस ये चीज़ समझने की है। हमने कितने बताए आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन? बताओ। 2। और इसके अंदर कितने बताए? 6। और इसके अंदर कितने बताए? 10। और इसके अंदर कितने बताए हमने? 14। अब उसके बाद आते हैं कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षकों की संख्या यानी नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल। और ये जो हम केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं ना बेटा, ये जो है ना लास्ट तक काम आएगी आपकी, यानी 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, BSc हो, ये यहाँ तक काम आने वाली चीज़ है जो बेसिक हम करा रहे हैं आपको। ठीक है? अब क्या है देखिए, कक्षकों की संख्या। इसके अंदर 1 कक्षक होगा और इसके अंदर 3 कक्षक होंगे और इसके अंदर जो है 5 कक्षक होंगे और इसके अंदर जो है वो 7 कक्षक होंगे। 1 2 3 4 5 6, एक और है 7। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉनों के को कैसे भरा जाएगा। देखिए, सब पहले तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉन को जो है हम ऐसे दिखाते हैं, हाफ एरो से। एरो तो इस तरह का होता है जिसके दोनों तरफ सिर होते हैं, इसको दिखाते हैं बेटा हम हाफ एरो से। और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये होगा। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि सर इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। ये ना कह देना कि जी हम तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारे लिए तो ये फर्स्ट है। जिसका हेड ऊपर होगा वो आपका प्रथम इलेक्ट्रॉन होगा, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे भरे जाएंगे? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन आपका ये हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये हुआ। अब ऐसे ये 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा जूम करते हैं। अब जूम करके क्यों समझा रहे हैं हम इसको? वो इसलिए समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर आपसे ये पूछ लिया कि इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आप तो दीवाने हो जाओगे एकदम। क्या करोगे? 2 और 1 3 ये बता दोगे। ऐसा नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि प्रथम इलेक्ट्रॉन वो होगा जिसका हेड ऊपर है, यानी जिसका सर ऊपर है। यानी मैंने आपसे पूछा तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो यानी 1 2 3 तीसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा।
और अगर मैं पूछूं आपसे कि चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो पहले हम उनको गिनेंगे जिनके सर ऊपर है, यानी 1 2 3 4, यानी ये चौथा इलेक्ट्रॉन होगा आपका जिसका सर नीचे आया है, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आपका 6ठा इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गई। अब चाहे वो हमारा वो s ऑर्बिटल हो, p हो, d हो, f हो, भरने का क्रम यही होगा। पहले हम एक एक करके भरेंगे और फिर उनके जोड़े बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये d है, ये ऐसे, ये तो s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, और ये f हो गया। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम d में भरते हैं। देखो भरने का देखो क्रम देखिए आप, अभी वो 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 6ठा इलेक्ट्रॉन आपका ये होगा, 7 8 9 और 10। ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारा ये वाला F ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई देखो तुम्हारे जो है दिमाग में केमिस्ट्री घुसी है नहीं घुसी, वो आपको एक छोटा सा जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर P6 में 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, आपसे ये पूछ लिया उसने। तो आप कैसे बताओगे? एकदम नहीं बताना है, बहुत आराम से बताना। पहले कक्षक बनाओ, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, उसने पूछा हमारे से 5वां इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, पहले एक एक करके भरेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वां इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला होगा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ऐसे तरह वो किसी में भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। ठीक है, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, अब इलेक्ट्रॉन भरने का भी पता लग गया हमको, ये भी पता लग गया भाई कोष क्या होते हैं, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हमको पता लग गया। अब उसके बाद है आपका कि एक चीज़ का आपने सुना होगा नाम संयोजकता। संयोजकता बड़ी ख़ास होती है ये संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, ध्यान रखना, संयोजकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। और ऑक्सीकरण संख्या एक होती है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी तत्वों पर कितना धनात्मक आवेश है, कितना ऋणात्मक आवेश है। अब देखो हमने एक चीज़ अभी बोल दिया, आप पकड़ सकते हैं बात को, कि ऐसा तत्व जिसके ऊपर कितना धनात्मक है कितना ऋणात्मक है, तो वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ना कि संयोजकता। संयोजकता तो वो होती है जो वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की कितनी शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी संयोजकता है। लेकिन जो उसके ऊपर आवेश होता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तो आप ना तो रिएक्शन कर सकते हैं और ना कोई यौगिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देने के उसमें, जैसे मान लीजिए आपने NaCl हो, या मैंने लिख दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहा। अगर मैं आपसे पूछ लगूं कि भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। अब ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये Ca जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 2 होती है, और CO3 की जो है वो माइनस के 2 होती है। समझिए ना, माइनस की कितनी होती है, 2 होती है। तभी तो ये दोनों दीवाने हुए, ये इस प्लस इसके साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ, दोनों बराबर है, 2 प्लस है 2 माइनस है, इसलिए दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। आपने जब प्रैक्टिकल करोगे आप, तो प्रैक्टिकल में जब आप करोगे तो वो कहेगा कि भाई अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल बताओ। तो आपका जो एसिडिक रेडिकल होगा, जिस पर भी माइनस होगा
वो आपका एसिडिक है, और जिस पर प्लस होगा वो आपका बेसिक रेडिकल है। यानी हम यहीं से रेडिकल बना देंगे इनके, Ca+2 है और CO3-2 है, तो ये आपका कौन सा होगा, एसिडिक रेडिकल, और ये होगा बेसिक रेडिकल। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर वाइवा में कि आप हमें कोई एक अम्लीय मूलक और एक भास्मिक मूलक, भास्मिक को क्षारीय भी बोलते हैं और उसको बेसिक बोलते हैं, और अम्लीय को एसिडिक बोलते हैं। तो चलो छोड़ो, अब आगे देखिए, हम ऑक्सीकरण संख्या को आपको बता रहे थे, ये मेन है, इसको ध्यान से देखना है, नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ये आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है। समझ गए बात को। अब बात आती है, हमने आपको बता दिया संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए क्या है, हम दोबारा फिर संयोजकता की हेडिंग बना रहे हैं कि संयोजकता को हम समझाएं कैसे। देखिए, किसी तत्व के, किसी लिख सकते हैं आप साथ साथ में, किसी तत्व के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में, कोश में, और साथ में मैं ऑक्सीकरण संख्या भी लिख रहा, दोनों के साथ समझा देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखिए, किसी तत्व के बाहरी कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है, या 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ गया ना बात को, तो उसकी जो संयोजकता होगी, क्या होगी, संयोजकता होगी, ध्यान रखना बेटा, उसकी संयोजकता +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, +4 होगी। समझ गया ना बात को। यानी बाहरी कोश में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो सोचने की बात नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कैल्शियम Ca, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 20 होता है। अभी हमने आपका एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप देखो कि एटॉमिक नंबर 20 है। तो यानी इसके बाहरी कोश में देखो 2, 8, 8 और 2, 2 और 8 10, 10 18 2 20, दो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण, इसकी संयोजकता +2 होगी। और अगर ऑक्सीकरण संख्या हो, ऑक्सीकरण संख्या भी इसकी +2 ही होगी, यानी ऑक्सीकरण संख्या +1, +2, +3, +4 ही होगी। संयोजकता पूछा कोई, तो बाहरी कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, यहाँ तक आपकी संयोजकता भी और ऑक्सीकरण संख्या भी दोनों की सेम होती है और वो धनात्मक होगी। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर मान लीजिए किसी तत्व के बाहरी कोश में अगर 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का हमें पता कैसे लगेगा, ये भी आपको रटना नहीं है, इसका भी हमें पता है क्या है। देखिए, फिर आपको हमने कहा कि अगर स्टार बनाया हमने, किसी तत्व के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता क्या होगी, और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। यानी ये होगी आपकी 8 - n, और ये होगी बेटा आपकी n-8। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का मतलब है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बस ये ध्यान रखना आपको, 8 - n। संयोजकता, फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं, संयोजकता, जैसे मैंने कहा अगर बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी n का मान कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी होगी, तो उसकी जो संयोजकता होगी, क्या फॉर्मूला बताया हमने अभी आपको, 8 - n, यानी 8 में से हमने कितना घटा दिया, 5 घटा दिया, तो 8 में से 5 गए, प्लस के 3 होगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या कहूँ, ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, n का मान तो वही है, मान लीजिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन,
हमने क्या बताया आपको, n-8। तो n का मान कितना है, कि कितना ले रखा हमने यहाँ पर n का मान, हमने n का मान 5 ले रखा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 - 8, माइनस के ज़्यादा है तो इसका मतलब -3 हो गई। कितनी हो गई, -3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसका, NH3 अमोनिया, बहुत याद है, अमोनिया ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, जो ब्लीचिंग वगैरह हम करते हैं अपने चेहरे पे वगैरह पे करते हैं, तो वो जो है उसके अंदर वो NH3 ही डालते हैं, तो उससे वो ठंडी ठंडी लगती है और कुछ देर बाद जो है फिर वो हमारे स्किन में जलन पैदा कर देती है। तो अब NH3 है, देखिए N जो है वो 5वें वर्ग का है, यानी इसमें जो है इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे तो यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी आपकी, -3 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की +1 होती है, और कितने हाइड्रोजन के साथ, 3। जब इसके आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गई, +3। तो +3 और -3 जब भी तो बेटा NH3 बना है, ऐसे थोड़े बन गया NH3। तो उसके बाद जो है अब आपको ये पता लग गया कि भाई हमारे इसमें जो है वो अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 5, 6, 7, 8 हो जाए तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 8 - n, ऑक्सीकरण संख्या होगी तो n-8। तो n का मतलब होगा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने एक एग्जाम्पल के लिया कि अगर n का मान 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी में 5 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के बाहरी कोश में है तो उसकी संयोजकता हमने बताया आपको 8 - 5 यानी +3 होगी। और अगर ऑक्सीकरण संख्या है तो इसका उल्टा हो जाएगा, n-8 यानी 5 - 8 बराबर -3 होगी। बात समझ में आ गई। हम अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब आगे चलते हैं, हम जो है इसमें थोड़ा सा जो है आपको बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है, क्या है। तो देखिए हमारी एक आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी जिसके भी याद हो जाएगी उसके लिए केमिस्ट्री आसान है, अन्यथा हार्ड है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो है आपने इसका नाम सुना होगा कि जो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो मेंडलीफ है। इससे पहले जो है आपके बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने आवर्त सारणी को कभी परमाणु भार के आधार पे बनाई, किसी ने परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाई, किसी ने किसी के आधार पे बनाई। पता लगा परमाणु भार के आधार पे बनाई और पता लगा हमको एक दिन जाके कि भाई कुछ तत्व जो है वो सबके जो गुण है वो आपस में मेल खा रहे हैं, तब दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो फिर जो है उनको आवर्त सारणी में, जैसे हाइड्रोजन है आपको हमने बताया, हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने एक आवारा तत्व कहा है। आवारा समझते हैं किसको कहा है? आवारा उसको बोलते हैं जो जैसा देश वैसा वेश कर ले। तो हाइड्रोजन भी उनमें से एक है, लेकिन सबको पता था कि अगर भाई हम हाइड्रोजन को इसका मजाक बनाएंगे, इसका वो कुछ करेंगे, तो पता लगा अगर हाइड्रोजन ने अपने जो है दिल पे ले ली बात, पता लगा वो कार्बन से रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो हाइड्रोकार्बन शुरू कहाँ से होंगे, फिर कार्बनिक रसायन कैसे शुरू हो गई। तो इसलिए हाइड्रोजन के बिना भी कुछ नहीं है। पता लगा हाइड्रोजन जो है वो नाराज होकर बैठ गया, ऑक्सीजन घूम रहा है, पानी नहीं बन रहा है, H2O नहीं बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हाइड्रोजन से जो है हमें दुआ सलाम सही करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमको इसको हाइड्रोजन को एक तो पहले वर्ग में रखा गया है और इसको एक 7वें वर्ग में रखा गया है, लेकिन उसने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया था कि मुझे पहले वर्ग में क्यों रखा गया है और मुझे 7वें वर्ग में क्यों रखा गया है। जब वो उसने कहा कि पहले वर्ग में रखा है आपको, तो उसने पहले वर्ग में जितने भी तत्व है उनके जैसे गुण थे उसने भी अपने गुण ऐसे ही दिखाए, तभी तो उसको पहले वर्ग में रखा है। और अगर उसको 7वें वर्ग में रखा हमने जाके, तो उसने अपने गुण वहाँ 7वें वर्ग जैसे वाले दिखाई दिए। तो इसलिए वो दोनों परिवारों से मेल खा रहा है। तो फिर मेंडलीफ ने जो है उसको एक आवारा तत्व कहा जाता है। लेकिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर ये पूछते हैं भी आवर्त सारणी क्यों बनाया है। जब इसको एक आवारा तत्व कहा ही है तो इसको जो है फिर कहाँ रखा जाएगा, इसका मेन घर कहाँ होगा इसका। तो फिर आप मेंडलीफ ने कहा कि भाई ऐसा है, जो हमारी आवर्त सारणी बनी है ना वो परमाणु क्रमांक के आधार पे बनी है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन का, यानी इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और जिसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी वर्ग का तत्व माना जाता है, इसलिए इसको पहले वर्ग का तत्व माना जाएगा। समझ गए? गुण तो दिखाई देते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मान लीजिए मैं पता लगा कि मैं भौतिक रसायन ही पढ़ा रहा आपको, पता लगा कि थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा, पता लगा कि भाई मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा। तो यानी जब मैं आपको भौतिक पढ़ा रहा तो मैं भौतिक जैसा बन गया,
और जब मैं अकार्बनिक में गया तो उसके जैसा बन गया, ऑर्गेनिक में गया तो उसके जैसा बन गया। लेकिन आप पूछ सकते हैं मेरे से, इनको सर आप ये तो बताओ मेन क्या है। तो हो सकता है मैं इन केमिस्ट्री में से किसी एक केमिस्ट्री का जो है मैं स्पेशलाइजेशन हो, ये भी तो हो सकता है, जिसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लेकिन 11th 12th और बीएससी तक तो आप जो है सब पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे से कोई कहने लगा कि भाई एमएससी पढ़ाना है, तो अब एमएससी वालों को मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा जो मैं स्पेशलिस्ट हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हूं। तो अब इसका भी एक थोड़ा सा वो होता है, बच्चों के माइंड में आ जाता है कि यार फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हैं और ये जो है हमको अकार्बनिक यानी जो है इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ा रहे हैं। इसका ध्यान रखना बेटा, जब आप मास्टर डिग्री लोगे यानी एमएससी लोगे तो आपका ये 2 साल की होती है बेटा एमएससी। ध्यान रखना आप लोग, कभी आप किसी टीचर के बारे में कुछ सोचने लगे कि यार इसके बस का नहीं है, तो जब आप पहला साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपके ऑर्गेनिक में नंबर ज़्यादा हुए तो आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, समझ गए। अगर आपके जो है फिजिकल में उसमें इनऑर्गेनिक में सेकंड नंबर पर है, आप सेकंड नंबर पर आपकी परसेंटेज निकाली जाती इनऑर्गेनिक में है, तो आपको बेटा इनऑर्गेनिक मिलेगी दूसरे नंबर पर। और अगर और भी कम नंबर है तो बेटा फिर फिजिकल मिलेगी आपको। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो उसको मिलती है जिसके नंबर जो है वो फर्स्ट ईयर में कम होते हैं। अब मान लीजिए अब इसमें एक और दिक्कत है, जो इसके नंबर वो ऑर्गेनिक लेना चाह रहा है, तो बेटा ऑर्गेनिक वाले को सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी और आपको जो है फिजिकल भी, ये सब पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर किसी के पास इनऑर्गेनिक है तो वो सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ेगा, और अगर किसी के पास फिजिकल है तो वो सिर्फ फिजिकल पढ़ेगा। इसलिए जो है ऑर्गेनिक वाला वो ऑलराउंडर होता है। इसलिए 10 ऑर्गेनिक में तो वो है ही मास्टर, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जो है आपका फिजिकल ये वो सब पढ़ा सकता है। ऑर्गेनिक का तो वो दीवाना है, जहाँ ऑर्गेनिक शुरू होगी वहाँ तो कूद कूद के पढ़ाएगा, क्योंकि अब उसका सब्जेक्ट आ गया। लेकिन कूद के वो सब पढ़ाएगा। देखो हमने शुरुआत कहाँ से करी, हमने जो शुरुआत करी वो आपकी इनऑर्गेनिक से करी, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो है बिना ऑर्गेनिक भी नहीं हो सकती। उसके बाद क्या हुआ कि आवर्त सारणी को हम बोलते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, अब इसका पहले हमें जो है एक पता होना चाहिए, एक खाका इसका बना होना चाहिए कि भैया आपको दिखाई कैसे देगी। देखिए ये इस तरह की होती है, इसमें फिर हम तत्व को अलग अलग करके बनाएंगे। ये जो है आपका इस तरह का इसका मसला होता है, ये होता है इसका, ये इसका खाका हो गया, यानी इसका हो गया। इसके अंदर जो है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, और इस यहाँ पर ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। ये अब क्या हुआ कि जो हमारा ये तो हो गया बेटा S, और ये हो गया P, और ये हो गया D, और F जो है वो आपका यहाँ होता है। F जो है वो आपका यहाँ होता है, इसको F बोलते हैं, F ब्लॉक। और ये LA और AC यानी लैंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी होती है, इसको हम बताएंगे अभी आपको। पहले हमारा मेन मकसद यहाँ से, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा गया है। D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसको 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसको 1 और 2। ठीक है, अब ये होते हैं इसके वर्ग। इसको हमने जो है 3rd B, 4th B, 5th B, अब मैं यहीं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 5th B, इसको A कहा है, A, इसके साथ A लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जिसके साथ A क्यों लगाया है? आपने को हमने पढ़ाया था SPDF, S और जो P के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी जो उनके अंदर वर्ग आएंगे, उनके साथ हमने A लगाया है, और D के अंदर जो आता है उसके अंदर हमने B लगाया है। क्योंकि देखो इसमें 3 इसमें भी आ रहा है, 3rd, और 3rd इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए अगर हमने वहाँ पर A लिखा तो हमें पता लग गया कि वो भाई AP में चले गए।
और हमने अगर बी लगाया तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसका मतलब ये डी है, डी वाले तत्व हैं ये। तो अब बात आती है एस के अंदर 2 कक्षक हो गए और इसके डी के अंदर जो है वो आपके कितने हैं कक्षक, वर्ग कितने वर्ग है इसके अंदर 2, और इसके अंदर कितने वर्ग है आपके 10 और 6 कितने हो गए 18। यानी एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10, टोटल मिला के कितने हुए 18। यानी हमारे जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 18 वर्ग होते हैं। पहले तो इसको समझ लीजिए आप, इसका छोटा सा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी आप पता लगेगा भाई मैं कौन सा वर्ग पढ़ा रहा, और आप फिर जो है दीवाने हो जाए कि कौन सा कहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है आप। अब हम आते हैं आगे, अब थोड़ा सस्पेंस छोड़ेंगे हम, बाकी हम देखेंगे फिर बाद में, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कि जैसे तुम्हें पता लग जाए कि भाई ये क्यों लिया गया है। देखिए एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, यानी इसके अंदर पहला वर्ग आया है, पहला वर्ग, और इसको जो है क्षार धातु भी कहते हैं, क्षार धातु भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आया है आपका हाइड्रोजन। इसको रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए, अभी रोक दो। हमने एक परिवार में एक आदमी को पैदा करके छोड़ दिया, अभी रुक जाओ। उससे पहले उससे हम हाथ मिलाए, उससे पहले थोड़ी सी बात और देखनी है आपको। देखिए हमारी जो आवर्त सारणी है वो बेटा 2 चीज़ से मिलके बनती है, बस ये चीज़ समझना, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक होती है आवर्त, यानी जिसको हम पीरियड बोलते हैं, और एक होता है आपका वर्ग, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप। आवर्त जो है बेटा वो 7 होते हैं, कितने होते हैं 7, और वर्ग जो है वो 18 होते हैं। इसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं, आवर्त को हम क्या में रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखते हैं। क्या मतलब, जैसे 1 2 3 ऐसे करके। और ये होते हैं आपके 18, इनको हम जो है संख्या में भी लिख सकते हैं, संख्या में भी, और रोमन भाषा में भी, रोमन भाषा में भी। वैसे ज़्यादा जो है हम वो रोमन भाषा में लिखते हैं, 100% हम क्या में लिखते हैं, रोमन भाषा में। रोमन भाषा जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको रोमन भाषा बोलते हैं, यानी रोमन, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको आवर्त और वर्ग का पता होना चाहिए। आवर्त जो होते हैं वो होते हैं, अगर हम आवर्त सारणी आपके सामने रख दी जाए तो अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे, कैसे चलेंगे, हम बाएं से दाएं चलेंगे, यानी अगर हम उसको क्षैतिज में चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, तो समझ लिए वो आवर्त है। क्या है वो, आवर्त है। अगर हम आवर्त सारणी को बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं तो समझ लिए वो क्या है, आवर्त है। और वर्ग जो है वो ऊपर से नीचे को पढ़े जाते हैं, ऊपर से नीचे को पढ़े जाते हैं, ऊपर से नीचे को पढ़े जाते हैं वर्ग। और इसको जो है हम वर्टिकल बोलते हैं। समझ में बात आ गई। अब जैसे जो है, अब आपका हो गया, आगे देखते हैं, आगे देखो आप। जैसे अभी मैं आपको पहला वर्ग पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ए, जिसको हम क्षारीय धातु भी कहते हैं, फर्स्ट ए, यानी इसको 1 नंबर भी दे सकते हैं हम। अब देखिए आप, हाइड्रोजन जब किसी मतलब जो है दुनिया में शुरुआत हुई थी ना, तो आदम को पैदा किया गया था, यानी आदमी को पैदा किया गया था, आदम अलैहिस्सलाम को समझते हैं आप। तो यानी आदम को जो है वो दुनिया में बना के भेजा था कि इसी से जो है वो आगे जो है दुनिया शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन को बोला गया है और इसको 1 नंबर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 1 नंबर दे दिया गया। अब उससे पहले हाइड्रोजन को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, और जो मसला हाइड्रोजन के साथ होगा वो हर एक तत्व के साथ होगा। यानी कुदरत ने जब इंसान को बनाया है ना, तो उसने जो है जब इंसान को बनाया तो उसने बता दिया कि भाई इसका नाक यहाँ होगा, इसकी आँख यहाँ होगी, इसका मुंह यहाँ होगा, इसकी जो आपकी जो है गर्दन है वो यहाँ होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ साल तक जो है वो इस तरह के आदमी पैदा हुए फिर अलग अलग होने लगे, ऐसा तो नहीं है। जब से ऊपर वाले ने फ्रेम बनाया था ना इंसान का, वो फ्रेम आज तक वही चल रहा है। रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बनावट सबकी एक जैसी होती है। इसलिए हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। अब ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर
जो दिखा रहे हैं ये नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है ये? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है। और जो ऊपर होता है यानी ये इसका 1 ही परमाणु भार होता है, तो बेटा इसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार। तो हमारी जो आवर्त सारणी है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको परमाणु भार के आधार पे बनाया था, और जब बनना शुरू हुआ तो पता लगा हमको कि जिनके परमाणु भार जो है वो अलग अलग भी थे, लेकिन पता लगा कि उनके गुण वो जो है पीछे वालों से मिलते जुलते दिखाई देने लगे। तो कुछ दिन तक तो चली, वो फिर रुक गई। फिर उसके बाद जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है हमारी आवर्त सारणी को बनाया गया, जो आज तक चल रही है। ठीक है, तो अब ये हो गया, हमने इसका बता दें कि भाई जूम करके ये रहना है आपका, यानी जो नीचे दिखाते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है वो परमाणु भार होता है। और इस पर अगर प्लस आवे इसे तो संयोजकता है, और अगर 1 2 3 4 तक है तो संयोजकता भी वही रहेगी, ऑक्सीकरण संख्या भी वही रहेगी। हमने आपको पीछे बता दिया आप लोगों को। अब आप देखो यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। H यानी H को पहला तत्व माना है आवर्त सारणी के अंदर, और इसके लिए जो है हमने एक नंबर मुकर्रर कर दिया कि इसका 1 नंबर रहेगा। यानी जो इसकी लाइन में आएंगे ना, बाएं से दाएं जो भी इसकी लाइन में आएंगे वो आपके आवर्त कहलाएंगे, और अगर इसके नीचे आएंगे तो वर्ग कहलाएगा। समझ गए बात को? जब आपने देखा होगा कि हम जब किसी गली में घर बनाते हैं, या मान लीजिए एक रोड बना दिया हमने, और रोड, कुछ रोड हमने ऐसे बना दिए, कुछ रोड हमने ऐसे बना दिए, तो जो इस वाले रोड के अंदर होगा ऊपर से नीचे, वो एक परिवार होगा, यानी एक ख़ानदान होगा। आपको पता भी होगा कि जब कोई घर बनाते हैं गांव में, तो जो एक परिवार के होते हैं वो एक ही लाइन में बनाते हैं घर। और अगर हम उसको बाएं से दाएं करेंगे, पता लगा यहाँ एक अलग परिवार आ गया, यहाँ दूसरा परिवार आ गया, यहाँ तीसरा परिवार आ गया, यहाँ चौथा परिवार आ गया, तो हम उनको नंबर देंगे यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर होते हैं, यानी 7 आवर्त। अगर हम इस नंबर को ऐसे पढ़ेंगे ना तो वो आपका आवर्त कहलाएगा, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो ये वर्ग कहलाएगा। बस इसका खेल है इसके अंदर। और अगर आपके साथ आवर्त और वर्ग समझ में आ गए तो समझ लीजिए कि आपके समझ में केमिस्ट्री आनी शुरू हो गई, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरी जो हमारा आवर्त होगा वो होगा Li, तीसरा होगा Na, फिर चौथा होगा K, फिर पांचवा होगा Rb, फिर छठा होगा CS, और उसके बाद Fr। और एक ध्यान देने वाली और बात है, जब हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो हमने मान लीजिए उसको बोल दिया सोडियम, और सोडियम का जो प्रतीक होता है, संकेत जो तत्व होता है, इसका संकेतिक क्या है इसका, तो उसको क्या करता है, हम बोलते हैं Na लिखो, तो बच्चा कैसे लिखता था, N भी बड़ा A भी बड़ा। ये गलत हो गया, ये गलत है। आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व है, जो अकेला, जैसे नाइट्रोजन अकेला है वो तो नहीं लिखा जाएगा, हाइड्रोजन अकेला ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर लिथियम आ गया तो आप ऐसे मत बना देना L भी बड़ा I भी बड़ा, गलत हो गया। यानी L बड़ा होगा और I छोटा होगा, लिथियम। ऐसे ही सोडियम में N बड़ा होगा और A छोटा होगा। ये भी बहुत ज़रूरी बात समझने की, पता लगा केमिस्ट्री समझ में आ गई लेकिन लिखने का पता नहीं लग पा रहा हमें, ये भी ठीक नहीं है। तो यहीं से लिखने से ही पता बता देगा भाई तुम्हारी समझ में केमिस्ट्री आई है या किसी ने तुमको बताया भी नहीं लिखना, तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत से क्या करते हैं, हमने बोला उसको H2O, तो वो क्या करते हैं H लिख दिया और 2 बिल्कुल बीच में भी लिखेगा, ये भी गलत हो गया। यानी जब हम मान लीजिए लिखेंगे ना H2O, तो H के बिल्कुल बेस में होना चाहिए 2, और O जो है वो ऊपर यहाँ बीच में होना चाहिए, H2O। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं केमिस्ट्री में, जो है ना, जो है अगर तुम जो है 60 नंबर का पेपर करके आए ना, तो पता लगा आपकी 0 इधर चली जाए, कितने हो जाते हैं फिर 6 हो जा। कारण है वो छोटी छोटी बातों को देखता है। पता लगा सोडियम लिखना था वहाँ पर, आप N बड़ा लिख दिया, A भी बड़ा लिख दिया, तो गलत होगा, नंबर वहीं काट देगा एकदम आपकी। अब बात आती है वर्ग की, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब इस परिवार के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक का तो हमें पता लग गया, क्योंकि जब दुनिया में सबसे पहले आया तो इसको कुदरत ने 1 नंबर दे के भेजा है। अब हमें पता लगा कि सर हम इनके नंबर कैसे याद करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है रटने की। कैसे, एक फॉर्मूला है 2 8 8 18 18
32। बस ये ध्यान रखना है, पूरी आवर्त सारणी इसके अंदर समाई हुई है पूरी। इनको हम अपनी सुविधा के लिए नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब ये देखिए आप, इसका तो हाइड्रोजन का पता लग गया हमको। 1 2 3 4 5 6 का हमको नहीं पता है, और ये कितने हैं ये भी तो चाहिए। नंबर इधर से मत दे देना 1 2 3 ना, नंबर हम उधर से देना पड़ेगा हमें। अब क्या करना है, इस एक में ये 2 जोड़ो, ऊपर वाले नहीं वो तो नंबर है, ये वाले ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस एक में ये 2 जोड़ो, कितना हो गया 3। इस 3 में ये 8 जोड़ो 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 19 में 18 जोड़ो 37, 37 में फिर 18 जोड़ो 55, 55 में 32 जोड़ो 87, ये आ गया। और इसका जो है आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है कि भाई इस परिवार को यानी इस वर्ग को तुमने क्या पहचान दी, क्या पहचान दी। मान लो आपने देखा होगा कि कई किसी दूल्हे की जो है बारात जा रही है, अब उसके पापा, उसके चाचा, उसके भाई, उनको एक पगड़ी दे दी जाती है, एक ही कलर की पगड़ी दे दी जाती है। एकदम समझ में आ जाएगा कि ये भाई दूल्हे के परिवार के हैं, समझ गए ना। तो हमें कोई जरूरत किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब उनको एक सिंबल दे दिया सबको तो पता लग गया भाई हमको ये दूल्हे के परिवार के हैं। तो हम इस वर्ग को भी, इस परिवार को भी एक पहचान देंगे, जिससे मान लो तुमको एकदम पता लग जाए कि ये फलाने वर्ग का है। ठीक है, कैसे, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस वर्ग का वो NS1 होगा। क्या होगा, NS1। यानी N क्या है, N का मतलब है कि ये वाला, ये नंबर, यानी जो आवर्तों की संख्या है। N का मतलब हो गया कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या नहीं है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये हो जाएगी, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपकी 1 होगी। अब चाहे वो आप लिथियम वाले में जाए, चाहे सोडियम के जाए, चाहे इसके जाए, चाहे इसके जाए, किसी के भी जाए, तो उसके बाहरी कोश में यानी S के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी तो इनकी पहचान बनी गई। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक 87 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना ही है, लेकिन अपने परिवार से अलग नहीं जाएगा ये। इसके बाहरी कोश में भी यानी इस केस में भी S1 ही आएगा, लेकिन नंबर क्या आएगा, क्या नंबर मिला हुआ इसको, 7 नंबर, यानी 7S1 होगा, 7S1 होगा। अब बात आती है हमारी, इसको मैं यहीं रोकता हूँ कि सर ये S और ये इसके अंदर फिर P भी आएगा, D भी आएगा, F भी आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 7S1 कहाँ से आया है। ये 6P भी इसके अंदर आएगा, 5P भी आएगा, 4P भी आएगा, D भी आएगा। तो ये इनका पता कहाँ से चलता है वो हम बताएंगे आप में अगली वीडियो में, जिसको हम बोलते हैं आफ-बाऊ का नियम। आफ-बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है आफ-बाऊ। आफ-बाऊ का मतलब होता है कि निर्माण करना, कि आप इलेक्ट्रॉनों को जब SPDF में भरेंगे तो उनका निर्माण कैसे करेंगे, आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे उनकी, समझिए ना बात को। यानी दीवार ये नहीं है कि भाई दीवार बना रहे आप, एक ईंट यहाँ रख दी, एक ईंट यहाँ रख दी, एक ईंट यहाँ रख दी आपने, एक ईंट यहाँ रख दी और फिर इसके ऊपर फिर रख दिया आपने ऐसे करके, तो ये आप थोड़ी दूर तक चलेगी ये, फिर नहीं चलेगी ये। कारण क्योंकि जब आप पहली जो है नींव रखते हैं या पहली ईंट को आप रखते हैं और जब हम उस पर दोबारा दीवार शुरू करते हैं उसके ऊपर, तो हम दूसरी ईंट बेटे उस 2 जहाँ पर जुड़ान हो रहा है ईंट का उसके बीच में रखते हैं, तभी तो दीवार बनेगी, तभी तो बिल्डिंग का निर्माण होगा, नहीं तो वो थोड़ी दूर जाके वो गिर जाएगी। तो ऐसे ही आफ-बाऊ ने जो है वो इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम जो है SPDF में भरते हैं, कहाँ 3P आएगा, कहाँ 4P आएगा, कहाँ D आएगा, ये बात हम बताएंगे आफ-बाऊ के नियम से। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।